हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन, जिसमें मैं आपके लिए असेसमेंट टेस्ट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होता हूं। इससे पहले ये 3 सेशन टाइम एंड टेंस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के साथ अपलोड किए गए थे। आज हम यहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 4th एपिसोड यानी 4th असेसमेंट टेस्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन हैं और यही एक कारण है जिस वजह से मैं इसे किसी भी नए सेशन के साथ ऐड नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ऐसा करने से वो सेशन काफ़ी लंबा हो जाता, ना ही आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीख पाते और ना ही आंसर ठीक ढंग से कर पाते। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि सभी 15 क्वेश्चंस के सही आंसर क्या है, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से कोई एक आंसर उसमें से एलिमिनेट किया गया है, साथ ही पर्टिकुलर ईडियम्स एंड फ्रेजेस किस किस सेशन में उपलब्ध है, वहां पर जाइए, आप उसको देखिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि अगली बार से जब कभी भी ये सवाल पूछा जाए तो आपसे गलती ना हो। तो बिना देरी किए हुए पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि इस सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और आपको कितने अंक प्राप्त हुए। चलिए देखा। आइए हम यहां पर बारी बारी से एक एक करके आपके सामने सवाल रखते हैं, साथ ही हर पॉइंट को डिस्कस करते हुए यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। यहां पर जो पहला सवाल है वो है ग्रीन हॉर्न, और ग्रीन हॉर्न को मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के एपिसोड नंबर 28 में बताया था। आप में से जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है या फिर नहीं पढ़े हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसका मतलब मैंने बताया था नौसिखुआ, गवार, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए, अनारी के लिए बताया था। अब यहां पर कह रहा है कि ड्यू टू डिटेरियोरेटिंग हेल्थ मिसेस डॉली लुक लाइक अ ग्रीन हॉर्न। अब देखिए, किसी का हेल्थ जो है डिटेरियोरेट होगा तो वो गवार या नौसिखुआ, अनारी जैसा नहीं दिखेगा। तो यहां पर ये जो है संदर्भ के हिसाब से गलत है, तो ये मेरे आंसर में शामिल नहीं होगा। यहां पर जो एक नंबर है जिसमें नहीं है, यानी कि देखिए ए नंबर जो है ये मेरा जो है आंसर नहीं होगा। यहां पर बी में नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सी में जो है 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल जो है नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर ऑप्शन गलत है, वो सुटेबल नहीं है। डी में कह रहा है ऑल एक्सेप्ट 1 हो सकता है, या फिर ई में कह रहा है ऑल आर करेक्ट। तो ऑल आर करेक्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब मेरा जो है ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी आप अपना सकते हैं। तो ई नंबर ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन मेरा नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है कि बी और डी, एक को छोड़ करके सारा। तो अगर एक कोई और मिल जाता है तो इसका मतलब है कि डी भी नहीं होगा, तब आंसर मेरा बी होगा। लेकिन हम उससे पहले हम दूसरे ऑप्शन की भी तलाश करते हैं। कह रहा है यू कांट रिलाई ऑन अ ग्रीन हॉर्न लाइक हिम फॉर दिस जॉब। मतलब है कि आप किसी भी अनारी पर, नौसिखुआ पर, गवार पर भरोसा नहीं कर सकते। रिलाई ऑन अ ग्रीन हॉर्न लाइक हिम, मतलब उसके तरह जो है। तो यहां पर बिल्कुल जो है वो सही संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है। तो 2 नंबर मेरा आंसर हो सकता है, जो कि बी में भी उपलब्ध है और डी में भी बाय डिफॉल्ट कह रहा है एक्सेप्ट 1, तो वो भी उपलब्ध होगा। अब यहां पर फिर कह रहा है कि तीसरा, ऑफ कोर्स इवन अ ग्रीन हॉर्न कुड फॉलो द वैगन ट्रैक। वैगन ट्रैक मतलब होता है कि जो पहिया जो होता है उसका जो निशान होता है जो कि बालू पर छूट जाता है, तो उसको फॉलो कर सकता है। बिल्कुल ये सही संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। तो 2 और 3 ये दोनों मेरा जो है ग्रीन हॉर्न के संदर्भ में सही इस्तेमाल हुआ है, तो ये मेरा आंसर है। तो पहले तो बी में दिख रहा है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन भी है कि ऑल एक्सेप्ट 1। तो 4th नंबर देखते हैं, अगर ये गलत होगा तब मेरा जो है आंसर नंबर डी नहीं होगा। तो 4th में कह रहा है कि आफ्टर वॉकिंग फॉर माइल्स दे सीम लाइक ग्रीन हॉर्न्स। अब यहां पर देखिए, कहता है कि मीलों चलने के बाद वो नौसिखुआ, अनारी दिखता है, ऐसा गड़बड़ है, यहां पर ये इस्तेमाल नहीं होगा। दैट्स व्हाई जो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, 2 और 3। इसमें जो ऑल एक्सेप्ट 1 था वो नहीं था, क्योंकि मेरा पहला और चौथा जो सेंटेंस है उसमें ग्रीन हॉर्न का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है। चलिए, जो दूसरा सवाल है वो है मैन ऑफ मीन्स, और मैन ऑफ मीन्स में कह रहा है वेल्दी एंड ऑप्युलेंट। मैंने वो बताया था कि जिसके पास जीवन जीने के हर साधन उपलब्ध होते हैं उसे आप कह सकते हैं मैन ऑफ मीन्स। मतलब है कि हर चीज से परिपूर्ण होना, धनी होने के सेंस में मैंने कहा था। और यहां पर देखिए कह रहा है कि ओनली मैन ऑफ मीन्स could afford to travel abroad। बिल्कुल सही बात है, जो साधन से परिपूर्ण व्यक्ति है, मैन ऑफ मीन्स है, वही विदेश जाना जो है अफोर्ड कर सकता है। कह रहा है कि तमन्ना मैरिड मैन ऑफ मीन्स एंड नाउ लिव्स अ लग्जरियस लाइफ। अब यहां पर कह रहा है कि भाई एक जो है काफी धनी व्यक्ति से शादी की और अब जो है वो काफी लग्जरियस लाइफ जी रही है, लिव्स अ लग्जरियस लाइफ। ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी फिट है। कह रहा है कि अंबानी ब्रदर्स आर मैन ऑफ मीन्स। बिल्कुल, अंबानी
तीसरा जो है यहां पर तीसरा कह रहा है कि अंबानी ब्रदर्स आर मैन ऑफ मीन्स। बिल्कुल सही बात है कि अंबानी ब्रदर्स जो है साधन से परिपूर्ण है, धनी व्यक्ति है। जो चौथा ऑप्शन है कह रहा है टू ओन एन एक्सपेंसिव होम, अ यॉट, अ लिमोजीन, यू हैव टू अ मैन ऑफ मीन्स। यहां पर जो कह रहा है कि एक लग्जरियस घर होने के लिए, एक यॉट होने के लिए और एक लिमोजीन होने के लिए आपको मैन ऑफ मीन्स होना चाहिए, या मैन ऑफ मीन्स होना पड़ता है, या आपको होना है। अगर ये चाहिए तो आपके पास सभी साधन, इन्हें आपको धनी होना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी संदर्भ के हिसाब से फिट बैठता है। तो इसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैन ऑफ मीन्स, आंसर है ई, ऑल आर करेक्ट। सभी का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अब यहां पर जो तीसरा सवाल है वो है विमेन वीगर। विमेन वीगर में एनर्जी एंड इंथुजियाज्म मैंने बताया था, जोश और उत्साह से भरा हुआ, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक और चीज इससे पहले जो मैन ऑफ मीन्स है ये भी एपिसोड नंबर 28 में ही बताया गया है। विमेन वीगर ये भी एपिसोड नंबर 28 में ही बताया गया है। अब यहां पर जो पहला ऑप्शन कह रहा है दे विल बी फुल ऑफ विमेन वीगर व्हेन ही कम्स आउट देयर टू प्ले। तो यहां पर बिल्कुल है कि जब वो खेल के लिए बाहर आए काफी वो जोश और उत्साह से भरे हुए होंगे। दे विल बी फुल ऑफ विमेन वीगर व्हेन ही कम्स। बिल्कुल ये सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है यहां पर सेंटेंस में। कह रहा है आवर टीचर इज ऑलवेज फुल ऑफ विमेन वीगर। बिल्कुल सही है कि हमारे टीचर जोश और उत्साह से हमेशा भरे हुए होते हैं। द क्राउड चीयर्ड विद विमेन वीगर व्हेन द फिल्म्स लीड वॉक्ड ऑन टू द स्टेज। मतलब है कि जो फिल्म का लीड था स्टेज पर वॉक किया तो लोगों ने काफी जोरदार जो है एनर्जी और उत्साह से, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म से उनका स्वागत किया। तो ये भी बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल है। चौथा कह रहा है कि वॉक विद विमेन वीगर। ओब्वियसली हमेशा जब कभी भी कोई काम करिए तो पूरी ऊर्जा और उत्साह से करना चाहिए। तो यहां पर इसका भी जो संदर्भ है वो भी फिट बैठता है। तो सवाल नंबर 3 का जो आंसर है वो भी है ई, ऑल आर करेक्ट। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, मिडास टच। और मिडास टच के लिए मैंने बताया था जादुई शक्ति होने के लिए, जो कि किसी भी चीज में ऐसा हो कि जो कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का साधन हो उसे वो जो है बेनिफिट में चेंज करने, मतलब उसको लाभ में परिवर्तित करने में या उसको पॉजिटिव तरीके से जो है बदल लेने में, जो उसका सार्थक यूज होना चाहिए उस तरीके से कर लेने में सक्षम हो, तो उसके लिए कहते हैं मिडास टच, जादुई शक्ति का होना। और यहां पर जो कह रहा है कि फ्यू आर ब्लाइंड टू हिज मिडास टच when it comes to general elections। Obviously कुछ लोग होते हैं अपने जो है वो क्या कहते हैं ब्लाइंड होते हैं अपनी जादुई शक्ति के, भाई हमको कोई नहीं हरा सकता है। तो यहां पर सेंटेंस में जो है ये संदर्भ के हिसाब से फिट बैठा हुआ है। कह रहा है पुष्पलता इज यूनिक परफॉर्मर विद द मिडास टच। बिल्कुल ओब्वियसली जब यूनिक परफॉर्मर है तो कहीं ना कहीं से इसमें जादुई शक्ति वाली बात, जो मिडास टच वाली बात है, वो यहां पर संदर्भ के हिसाब से फिट बैठ रहा है। द मोमेंट ही जॉइंड द ग्रुप ही सॉर्टेड आउट एवरीथिंग विद हिज मिडास टच। जैसे ही उसने ग्रुप ज्वाइन किया, सब चीज सॉर्ट किया मिडास टच की वजह से, आपने मिडास टच से सब चीज को सॉर्ट कर दिया, ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया। तो यहां पर जो सेंस आ रहा है वो भी फिट बैठ रहा है। और चौथा कह रहा है कि हिज इमेंस पॉपुलैरिटी bears testimony to the fact that he is definitely got a मिडास टच। यहां पर भी इस सेंटेंस में भी जो सेंस आ रहा है उसके हिसाब से मिडास टच का परफेक्ट यूज किया गया है। और यहां पर भी जो 1, 2, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। जिस अर्थ में हम मिडास टच का इस्तेमाल करते हैं उस संदर्भ में ये सही प्रयोग किया गया है, और इसीलिए इसका भी जो आंसर है वो है ई। तो 4th का हो जाएगा ई, ऑल आर करेक्ट। चलिए इस कैटेगरी में जो 5वां और आखिरी सवाल है वो कह रहा है अप इन आर्म्स। और अप इन आर्म्स का मतलब है एंग्री के सेंस में। ये मैंने जो है एपिसोड नंबर 28 मिडास टच भी वहीं पर है और अप इन आर्म्स भी जो है, ये पूरा 28 एपिसोड की जांच समझ लीजिए थी जो मैंने बताया था। आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपके सबका आंसर सही होना चाहिए, 5 का 5। अब यहां पर कह रहा है कि बोथ ऑफ देम वर सो क्लोज दे ऑफन वुड वॉक अप इन आर्म्स। भाई इतना क्लोज है तो झगड़ा होना भाई अपोजिट है। बिल्कुल यहां पर ये संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। नाउ यू कैन एलिमिनेट योर आंसर। तो यहां पर क्या कह रहा है कि पहला जिसमें नहीं है, तो पहला ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो एक्सेप्ट 1 कह रहा है। तो इसका मतलब है कि डी तो ऑब्वियसली नहीं होगा और ई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरा पहला जो है वो संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं बैठा है, तो इसलिए नहीं होगा। अब कह रहा है कि दूसरे में द क्राउड वाज अप इन आर्म्स व्हेन द मिनिस्टर वाज कॉट इन स्कैम्स। ऑब्वियसली जो क्राउड है वो या फिर जो लोग हैं वो मिनिस्टर के किसी स्कैम में पकड़े जाने पर या फिर खुलासा होने पर जो है गुस्सा करते हैं, एंग्री होते हैं। तो उस सेंस में जो है बिल्कुल यहां पर जो है सही इस्तेमाल हुआ है अप इन आर्म्स का। तो दूसरा नंबर सही है और इस लिहाजन जो है
मेरा ए सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, तो 2 एलिमिनेट हो चुका है, डी और ई। चलिए तीसरा देखते हैं। द होल विलेज इज अप इन आर्म्स अबाउट द प्रपोजल टू बिल्ड एन एयरपोर्ट नियर बाय। बिल्कुल वो विरोध करेंगे उसका, गुस्सा होने के सेंस में कि बगल से भाई एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, अगर चाहें ग्रामीण तो गुस्सा कर सकते हैं। तो बिल्कुल संदर्भ के हिसाब से सही यूज किया गया है। कह रहा है डिस्पाइट द फ्रीक्वेंट स्क्रिमेज बिटवीन देम, यहां पर मिस्टेक है, एम की जगह पर एन लिखा हुआ है। दे वॉक्ड अप इन आर्म्स, सेम है। स्क्रिमेज का मतलब विवाद से, झगड़े से, किसी भी प्रकार के नेगेटिव सेंस से है, और यहां पर अप इन आर्म्स फिर उसी सेंस में, तो ये भी गलत उपयोग है। और इस तरीके से मेरा जो दूसरा और तीसरा है वो संदर्भ के हिसाब से फिट बैठ रहा है। दैट्स व्हाई आंसर जो है वो 5th का हो जाएगा बी। 5th का है क्या हो जाएगा? बी। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। कह रहा है कि he is so furious that he would go through fire and water to revenge himself on his foe। अब यहां पर है कि किसी भी रिस्क से गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब है कि हर एक सिचुएशन से गुजरने के लिए तैयार होना। तो यहां पर जो सेंस आ रहा है उसमें जो पहला है अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प, गलत है। अवेल हिमसेल्फ फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, वो भी ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, ये भी गलत है। वहां पर यूज एनी कंसीवेबल मेथड, बिल्कुल नहीं है। फायर एंड वाटर का मतलब है गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब मैंने कहा था कि आग पानी हर तरफ से गुजरने में, तो है कि किसी भी सर्कमस्टांस को फेस करने के लिए आप अगर तैयार रहते हो, हर एक परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहते हो, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हो, और यहां पर कह रहा है कि अंडरगो एनी रिस्क, तो यहां पर ये जो ऑप्शन है बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और इसीलिए 6th का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। 7th नंबर देखते हैं। आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, और एन एक्स टू ग्राइंड, हाँ 6 नंबर जो है वो आपको एपिसोड नंबर 12 में मिलेगा। गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसमें इसके अलावा 4 और मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिए। ये आपके CHSL, CGL और स्टेनोग्राफी और कई सारे एग्जामिनेशंस में बड़ा ही फायदेमंद है। बैंकिंग में भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बैंकिंग के बच्चे कहते हैं यार मुझे इससे क्या लेना देना, ये बैंकिंग में नहीं पूछा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंकिंग एग्जामिनेशंस में 5 सवाल इससे पूछे जाते हैं। आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प, मतलब है कि कोई ना कोई वजह होना, कुछ करने के लिए कोई ना कोई वजह का होना, और इस सेंस में आ रहा है कि आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प। तो कह रहा है ब्लंट एक्स, कोई मतलब नहीं है। शार्प टंग, कोई मतलब नहीं है। अ टेंडेंसी टू फाइट, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, मतलब यह है कि किसी को सेवा करने का कोई अपना स्वार्थ हो, कोई रीजन हो। एन एक्स टू ग्राइंड इस सेंस में इस्तेमाल होता है। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है 7th का आपको मिलेगा सी। इसका आंसर हो गया सी, और ये आपको एन एक्स टू ग्राइंड मिलेगा एपिसोड नंबर 10th, 10वें एपिसोड में आपको मिलेगा। 8वां जो सवाल है कह रहा है द सेंस लाइफ वॉज एन ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब है खुली किताब, जो कोई रहस्य ना हो, जिसके जीवन में कुछ भी ना हो। तो यहां पर एक मिस्टेक है। सबसे पहले तो बी नंबर ऑप्शन अगर किसी ने लगाया है या गेस किया था तो आप उसे सही मान सकते हैं कि यहां पर नो होना चाहिए। ऑन जहां लिखा हुआ है, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, मतलब जिसके पास कोई सीक्रेट्स नहीं होता है उसके लिए कहते हैं, मतलब कोई राज का ना होना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एन ओपन बुक। चलिए इसका हो जाएगा 8th का बी, और ये भी मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 10th में। 9 नंबर कह रहा है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहने का मतलब होता है कि ये ऐसा मीनिंग समझना जो कि वहां पर डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया हो, जो कि अनएक्सप्रेस्ड हो, हिडन हो, मतलब है अंतर्निहित आशय को, अंतर्निहित मीनिंग को समझने के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, और ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 10 में। इसका जो आंसर है लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, ये जो इसका ए नंबर है यही इसका सटीक आंसर है। बी नहीं, रीडिंग केयरलेसली गलत है। रीडिंग विद एंजाइटी गलत है। ग्लेसिंग ओवर द लाइंस बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा संदर्भ में इस्तेमाल, इसलिए 9th का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब यहां पर देखते हैं 10वां सवाल कह रहा है समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू में मैंने कहा था कि अगर किसी बुरे लोग में भी कोई अच्छी बात है तो उसका जो है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए अगर वो कोई बुरा व्यक्ति भी कोई अच्छा काम करता है। कह रहा है टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी। बिल्कुल यहां पर जो है एनिमी के सेंस में ही है कि अगर आपको जो पसंद नहीं है फिर भी अगर उसकी भी जो कोई बात है वो जो है अगर अच्छा करता है। नोटोरियस कहने का मतलब वो सबके लिए हो गया ना। एविल यहां पर क्या कह रहा है टू गिव द डेविल हिज ड्यू, और आपके लिए डेविल क्या है जो आपके नजर में बुरा है, उस सेंस में नोटोरियस का मतलब फिर तो
वहां पर अच्छे वाली बात ही नहीं आती है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन यहां पर खत्म हो जाता है। टू इनवाइट द डेविल, सी, वो भी खत्म हो जाता है। टू स्टैंड इन अ वे ऑफ डेविल, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी। मतलब है कि एनिमी को भी जो है अगर वो कोई अच्छा काम करता है उसके लिए उसको एनकरेज करना चाहिए। और इसका जो ये एपिसोड आपको एपिसोड नंबर 11 में मिलेगा आपको, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। सवाल नंबर 11, द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब मैंने बताया था, और हम्बल पाई से एक पाई ऐसा जो कि मतलब ऐसा जो नहीं खाने योग्य होता था, फिर भी तो मतलब है कि नीचे झुकना या फिर अपनी गलती स्वीकार करना, इस सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है टू ईट स्लोली नहीं होगा, टू हैव एन एक्सेलेंट डिश गलत है, टू ईट अ गुड पाई गलत है। यहाँ पर जो डी है टू एपोलोजाइज, बिल्कुल ये इसका आंसर है, और इसीलिए 11th का जो होगा ये सही मीनिंग है इसका, इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का, और इसका जो आंसर है वो है 11th का डी, और ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 11 में। 12वां सवाल है सोइंग वाइल्ड ओट्स। और मैंने कहा था कि अपनी युवावस्था में जब अपनी लग्जरी के लिए लोग ढेर सारे रिलेशंस रखते हैं, एक्चुअली जो वो फिजिकल कह सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस, उस तरीके का जिसका कि कोई मतलब नहीं है और वो सिर्फ अय्यासी और अपनी लग्जरी के लिए होता है, तो उस तरीके के लिए इसको कहते हैं। और यहां पर कह रहा है कि पहला कह रहा है इनवाइटिंग ट्रबल्स एज अ बॉय, ना यहां पर इसका सेंस नहीं है। वार्निंग अदर्स एज अ यंग मैन, गलत है। कह रहा है इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन योर एज, बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल ही है। अगर आप प्लेजर सीकिंग हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे कर रहे हैं तो वो ठीक है, तो उसको हम इस सेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोइंग वाइल्ड ओट्स कहने का मतलब जो यहाँ पर सी नंबर आंसर है, ये बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, और ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 9 में। 13 नंबर सवाल देखते हैं। दे मेड नो बोन्स अबाउट acknowledging their debt to his genius। अब यह मेड नो बोन्स मतलब है बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना हिचकिचाए हुए जो है कोई झिझक नहीं होना, तो उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, यहाँ पर जो ए नंबर ऑप्शन है वही परफेक्ट बैठ रहा है। डिड नॉट हैव एनी फेथ इन गलत है। डिमांडेड कंपेंसेशन फॉर हैड प्रॉब्लम इन, सबके सब संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे हैं, दैट्स व्हाई आंसर इज ए, 13th ए। और ये 13th नंबर जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है ये आपको एपिसोड नंबर 9 में मिलेगा। 14th कह रहा है इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट मिलने के सेंस में है। जब सर कटा तो रोल करने के सेंस में मैंने बताया था, और उस सेंस में यहां पर जो है ट्रांसफर विल टेक प्लेस। हेड्स विल कट ऑफ गलत है। पीपल विल डाई गलत है। डिसमिसल विल अकर, ट्रांसफर विल टेक प्लेस। दंडित होने का सेंस है यहाँ पर, डिसमिसल के लिए सेंस नहीं है, इसलिए 14th का जो आंसर होगा वो होगा ए, और ये भी आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 9th में। 15th में कह रहा है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मैंने ये पहले से बताया हुआ है, इससे पहले भी शायद किसी असेसमेंट टेस्ट 1, 2 या 3 में से कहीं पर ये चर्चा में था, ये क्वेश्चन में था। इसका जो है कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, मतलब है कि सारी जो अंदर की बात है जो आप मन में है उसको निकाल लेना, खत्म करना, कन्फेस करना, उस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई 15th सी इसका आंसर होगा। ये भी आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 9 में। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो पहला का आंसर है, पहला 1 का बी, 2 का ई, 3 का ई, 4 का ई, 5 का बी, 6 का डी, 7 का सी, 8 का बी, 9 का ए, 10 का बी, 11 का डी, 12 का सी, 13 का ए, 14 का ए और 15 का सी। उम्मीद करता हूं कि आप सबके मैक्सिमम जो अटेम्प्ट होंगे, जो आंसर होगा वो सही होगा और आप सबको अधिकतम अंक प्राप्त हुए होंगे। आप सब अपने अंक चाहें तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके मुझे सूचित कर सकते हैं। ऐसे जिन बच्चों को इसमें कम अंक प्राप्त हुए हैं उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने एपिसोड्स बताए हैं, आप वहां पर जाइए, देखिए और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ फैमिलियर होने की कोशिश कीजिए। एक दिन जरूर आएगा जब आप इसका सही सही आंसर कर पाएंगे। और नए सेशंस को भी पढ़ते रहिए, नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते रहिए, उसका उपयोग करते रहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज के एग्जामिनेशन के संदर्भ में ये बड़ा ही उपयोगी हो जाता है। बैंकिंग जो पहला 5 क्वेश्चन था वो बैंकिंग के पैटर्न पर था, उसी तरह का सवाल बैंक से पूछा जाता है। ऑप्शन को मैंने थोड़ा सा लेंदी किया है और बैंक में आपको जो अभी तक सवाल पूछा था इतना लेंदी नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको कठिनाइयों के दौर से इसलिए गुजारने की कोशिश करता हूं ताकि आप कितने भी टफ क्वेश्चंस हो आप अपने आप को फ्रेंडली और कंफर्टेबल महसूस करें और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करके आए। चलिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप सब चूकेंगे नहीं,
परेशान नहीं होंगे और चिंतित नहीं होंगे कि मुझे मार्क्स क्यों कम आ रहा है, बल्कि दुगुनी एनर्जी के साथ आप प्रयास करेंगे और सारे एपिसोड को देख करके ये दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे कि अगले बार से अगर इसका असेसमेंट टेस्ट आएगा तो मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा। बाकी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। इसी जगह से फिर अगले असेसमेंट टेस्ट के आंसर के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।